प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ग नवम का अध्याय 5 संस्थाओं का कामकाज इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यक्ति, जनता शासक का चुनाव करती है और हम यह भी जान लें कि लोकतंत्र में जनता केवल शासकों का चयन भर ही नहीं करती है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो शासक होते हैं उन्हें भी कुछ कायदे कानून को मानना पड़ता है। वे भी संविधान के अनुकूल चलते हैं। साथ ही कुछ संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के अंदर रहकर उन्हें काम करना पड़ता है। लोकतंत्र में ये संस्थाएं काफी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है, काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना ये संस्था के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कार्य नहीं हो सकेगा। लोकतांत्रिक गति को बढ़ावा देने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गति देने के लिए इन संस्थानों का गतिशील रहना भी जरूरी है। हम इस अध्याय में देखेंगे कि लोकतंत्र में भिन्न भिन्न संस्थाएं किस तरह काम करती है। यह भी देखेंगे कि किसी भी तरह की विवाद होने की स्थिति में किस तरह मामले को सुलझाया जाता है। और लोकतंत्र की प्रमुख स्तंभ में 3 स्तंभ आप जानते होंगे: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इन संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में हम आगे इस अध्याय को देखने की कोशिश करेंगे। ये सारी संस्थाएं एक दूसरे से किस प्रकार मिली हुई है, एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावित होती है, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करती है, आम लोग इनके संदर्भ में क्या समझ रखते हैं और लोगों को क्या फायदा मिलता है जो कि अन्य दूसरे शासन पद्धति में नहीं मिलता है। ये संस्थाएं लोकतांत्रिक परिवेश को कैसे मजबूती देती है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज को देखते हैं और अपना जान लें, भारत सरकार के कामकाज को संघ सरकार या केंद्र सरकार के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक सरकारी आदेश का जिक्र किया गया है। यह एक लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने यह आदेश जारी किया था और इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। सरकारी आदेश होता है, उसमें प्रमुख बातें लिखी होती है। इसमें उसका नंबर भी है 36012/31/90 वर्ष है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किया था और लगता है कि यह एक नोटिस है, जैसे कि विद्यालय में निकाला जाता है या अन्य कोई नोटिस होता है। लेकिन यह एक ऐसा लेटर था जिस पर कि देश स्तर पर बहुत सा विवाद की स्थिति बनी। एक सचिव का आदेश था और ये विवाद की स्थिति बनी, पूरे देश को इसके लपेटे में लगभग ले लिया। और इसमें क्या था, कैसे प्रभावित हुआ, हम लोग इसको देखते हैं तो पाते हैं कि यह जो है इस सरकार के एक आदेश से जुड़ा हुआ मामला है। यह सरकार का एक नीतिगत फैसला था। इसमें कहा गया कि 27% रिक्ति जो नौकरियों में होती है, सेवा में होती है, उसमें जो है SEBC से भरी जाएगी, उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। SEBC क्या होता है? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो वर्ग पिछड़े हुए हैं और उसे आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, उसके लिए सीट सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। अब तक उसे पिछड़ी जाति माना जाता रहा था और आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और जनजातियों को मिलता रहा था। लेकिन अब ये एक नया वर्ग उभरा। सरकार ने उस लेटर के माध्यम से यह आदेश निकाला और ये आरक्षण का तीसरा श्रेणी, उसमें 27% यानी कि 100 में 27 सीट उसके लिए आरक्षित कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया। उसमें कोई दूसरा लोग नहीं जा सकता।
था। ये कौन लोग थे? जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग से आते थे। अब यहाँ पर यदि आप समझें तो इतने बड़ा आदेश, देश में व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव डालने वाला आदेश, क्या जो एक अधिकारी जिनके साइन से या निर्गत हुआ था, क्या सिर्फ उन्हीं का मन हुआ होगा और आदेश जारी कर दिए होंगे? नहीं। तो यहाँ पर जो उसका मंत्रालय था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वहां से यह आदेश जारी किया हो गया। तो लेकिन यह भी सोच सकते हैं कि वह एक मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, क्या उसके मंत्री ही आदेश दे दिए होंगे? नहीं। इतने बड़े व्यापक पैमाने पर बनने वाला कानून व्यापक तौर पर विचार विमर्श के बाद कई स्तर पर इस पर छानबीन किया गया होगा, सोचा होगा, इसका प्रभाव देखा गया होगा, इसकी आवश्यकता देखी हो गई होगी और सरकारी स्तर पर इसका निर्णय लिया गया होगा। पिछली कक्षाओं में भी अपने पढ़ाई कानून का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर अभी हम जान लें कि कोई भी कानून यदि बनता है तो कैसे बनता है। एक नजर अगर हम इस पर डालते हैं तो हम पाते हैं कि अगर कहा जाए कि देश में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, पदधारी कौन है, तो निसंदेह आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं और औपचारिक रूप से संवैधानिक दृष्टि से प्रधान वे होते हैं। लेकिन वे संवैधानिक प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो शक्ति किसके पास होती है, तो सरकार का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, और वास्तविक शक्ति का उपभोग तो प्रधानमंत्री करते हैं। और अधिकांश अधिकारों का सरकार, जिसको आप कहते हैं भारत सरकार, उसके अधिकांश अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जिसको मंत्री को नियुक्ति थोड़ी कर देंगे। तो उसके लिए जो संसद में बहुमत दल के नेता होते हैं, जिसको लोग वोट देते हैं, और जिस पार्टी को बहुमत होती है या गठबंधन के रूप में उसको नेता चुना जाता है, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से दूसरे अन्य सारे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और वहीं पर एक कैबिनेट का निर्माण होता है, उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से सरकार के जो चेहरे होते हैं उसको वहां पर रखा जाता है। यदि आपको कहा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा से कोई बिल पास भी हो जाती है तो राज्यसभा में भी पास होना होता है। उसके बाद जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर होता है, उसकी स्वीकृति मिलती है उनकी, तो ही फिर कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। और वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपको इसका जवाब देना है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, आप जानते हैं कि लोकसभा में 545 मेंबर हो सकते हैं, और लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत होता है, उनके जो नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत हासिल करना जरूरी होता है। लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, मतलब कि आधे से अधिक सदस्य उनके पक्ष में रहें। और लोकसभा में कौन जाते हैं, तो लोकसभा में एमपी जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वहीं यदि राज्यसभा की बात करें तो वहां राज्यों की तरफ से प्रतिनिधि होता है। राज्य, हर एक राज्य का कोटा है और वहां 250 अधिकतम सदस्य होते हैं। वहीं राज्यसभा में कुछ 12 ऐसे मेंबर होते हैं जो साहित्य से, कला से, विज्ञान से, खेल कूद से आदि में दक्ष होते हैं। उसके जो विशेषज्ञ होते हैं, सरकार उनकी नियुक्ति वहां सांसद के रूप में करते हैं। आप समझ लें कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनका जो है वोटिंग होता है, कौन देते हैं उसमें, आम मतदाता, आम लोग। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, हर एक राज्य का होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कानून का रूप लेने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की स्वीकृति आवश्यक है। आरक्षण हो या कोई अन्य चीज, कोई कानून हो, तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई सरकारी आदेश होता है तो वह एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक फैसला होता है। और ये जो आरक्षण का मसौदा तैयार किया गया, ये जो बना,
तो यह एक दिन में ऐसा बन गया, ऐसी बातें नहीं थी। आपने मंडल आयोग का नाम सुना होगा, तो यह मंडल आयोग का नाम कैसे पड़ा? तो यह मंडल आयोग का नाम बीपी मंडल थे, उनके नाम पर हम लोग उसे मंडल आयोग के भी नाम से भी जानते हैं। तो मंडल आयोग की कहानी यदि हम देखें तो 1979 में पिछड़ा जाति के लिए कि सामाजिक आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, उनको लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाए, तो 1979 में पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ और उसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की। और यदि आप जानते हो तो बीपी मंडल बिहार के ही थे और उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी गई कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय किया जाए और पिछड़ेपन का दूर करने के उपाय किए जाएं। तो 1980 में उन्होंने अपनी सिफारिशें दी और सरकार को सौंपी। उस सिफारिश में कहा गया कि सरकारी नौकरी और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। 27% मतलब कहीं यदि 100 पदों पर बहाली होनी है तो उसमें 27% जो सामाजिक रूप और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए सीट सुरक्षित कर दिया जाए। और उस पर जब वो रिपोर्ट सौंपी गई तो उस पर संसद में चर्चा की गई। 1980 में ही ये रिपोर्ट संसद में सौंपी गई थी। अब लेकिन कोई भी सरकार इसे लागू करने की हिम्मत नहीं कर सकी, चाहे जो भी कारण रहे हो। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हर हमेशा यह मांग करते रहे कि उस पर चर्चा हो और वो लागू हो। तो यहाँ पर आप देखिए फिर क्या हुआ। 1989 की बात आती है। 1989 में लोकसभा का चुनाव होना था और वही चुनाव में हर एक राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा करता है। चुनाव के पहले अब वादा करता है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो वहीं पर जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो फिर मंडल आयोग की जो सिफारिशें अब तक लागू नहीं की जा सकी है वो लागू करेंगे। और ऐसा संजोग बना कि जनता दल की सरकार भी बन गई, उनकी सरकार बन गई और जनता दल के प्रधानमंत्री के रूप में बीपी सिंह ने शपथ लिया। इसके बाद उन पर और आंतरिक और बाहरी रूप से दबाव जाहिर है स्वाभाविक पड़ना ही था कि आपने वादा किया था कि आरक्षण 27% को हम लागू करेंगे, तो अब करने की बारी है। और आप यह जान लें कि जब कोई सरकार बनती है, नई सरकार बनती है, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति का भाषण होता है और वो राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर वो भाषण तैयार किया जाता है। तो उसी अभिभाषण में जो है सरकार की मंशा जाहिर कर दी गई कि सरकार मंडल आयोग को लागू करने वाली है। और 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट जो खास मंत्री होते हैं उनकी बैठक बुलाई गई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। अगले ही दिन क्या होती है कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने एक बयान के जरिए संसद में कहा कि जो है ये चीज हम लागू करेंगे और वह सूचना दिया। फिर क्या होता है, कैबिनेट के फैसले कहाँ चले गए? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति की तरफ से उसकी स्वीकृति ली गई। एक अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को यह तैयार हो गया। OM नंबर 36012/31/90 इसका नंबर था। अगले कुछ महीने बाद यह बहुत ही देश में गरम मुद्दा बना रहा, चर्चित मुद्दा बना रहा और अखबार हो, पत्रिका हो, हर जगह इसी का चर्चा होते रहा। कई जगह बहुत सारे लोग आरक्षण के पक्ष में नहीं थे कि यह आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो कहीं क्या हुआ, विरोध करने लगा, प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ। कुछ लोगों ने आग लगाने की भी कोशिश की कि नहीं, हम आत्मदाह कर लेंगे, ये आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये लागू होना चाहिए। खैर बहुत ही देश में चर्चित स्थिति में मुद्दा गर्म बना रहा।
अच्छा, नौकरियों के कुछ अफसर जो है प्रभावित होने वाले थे कुछ लोगों का, तो उन्हें तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि विभिन्न जातियों के बीच असमानता के ही कारण नौकरियों में आरक्षण जरूरी भी है, और उन्होंने तर्क दिया कि उन लोगों की बराबरी मांगने का मौका मिलेगा जो अब तक सरकारी नौकरी में जा ही नहीं पाते थे। तो वहीं दूसरे पक्ष कुछ लोग यह भी कहते थे कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर तो छीन जाएंगे। पिछड़े वर्ग को मौका मिलेगा ठीक है, लेकिन जो नहीं है तो उनसे तो छीन जाएगा, और वे अधिक योग्यता रखेंगे, इसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और कुछ लोग कहने लगेंगे कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, कि उस जाति का है तो उसको नौकरी हो रहा है, इससे देश की प्रगति, एकता, अखंडता, इस पर असर पड़ेगा, सामुदायिक भावना प्रभावित होगी। अच्छा, यह चीज अच्छा था या अच्छा नहीं था, इस पे हम लोगों को बहस नहीं करना है, लेकिन ऐसी स्थिति उस समय बनी। अब यहाँ पर और आगे हम देखते हैं तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं सरकारी स्तर पर। तो यह भी जान लें कि सरकार फैसले लेती है, और यदि उसमें कुछ विवाद की संभावना बन जाती है तो फिर उस पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को करना पड़ता है। और इस आदेश का जो विरोधी लोग थे उन लोगों ने वही किया, अदालत में मुकदमा दर्ज किया कि इसे असंवैधानिक ठहराया जाए, इसे हटाया जाए, और अदालत में इस आदेश को अवैध घोषित करने की मांग की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी मुकदमों को, बहुत से लोगों ने किया, एक साथ जोड़कर देखा और इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा। इस रूप में यह हम लोग जानते हैं इसे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उन्होंने दोनों पक्षों की दलील सुनी और 1992 में 11 जज थे उसमें, 1992 में बहुमत से फैसला लिया। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह भारत सरकार ने जो यह फैसला लिया है यह अवैध नहीं है। लेकिन वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए ठीक है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग में आर्थिक स्थिति से उच्च स्थिति में है, ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। और फलतः क्या हुआ, सरकार ने फिर एक नया आदेश निकाला। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया, और तब से यह मुद्दा सुलझ गया, यह विवाद सुलझ गया, और तब से इस पर अमल लाया जा रहा है। आप देखते होंगे कि जब आप नौकरी करने जाइएगा तो सामान्य वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिलता है, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाता है। वहीं ओबीसी, अगर सेंट्रल में जाइएगा तो ओबीसी मिलेगा, और अगर राज्य में नौकरी कीजिएगा तो पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जाति। खैर, तो वहाँ पर अन्य पिछड़ी जाति जो होते हैं तो उन ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, इनके लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसमें एक क्रीमी लेयर का प्रावधान कर गया कि जिनकी आय इसके सीमा से ऊपर है, 8.5 लाख से ऊपर है, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये कहानी गढ़ी गई, ये कहानी हुई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो हमने देखा कि सरकार कैसे काम करती है। सरकार कानून बनाती है, कानून बनाकर नागरिकों का विकास के लिए काम करना पड़ता है, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पड़ता है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सहित जितने भी व्यवस्था हो सबों को सरकार को करना पड़ता है। तो इसके लिए उनके पास क्या चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, और ये सुविधा इकट्ठा करना पड़ता है, सेना के द्वारा हो या पुलिस के द्वारा हो, या वो कोई विकास कार्यक्रम बनाए। तो इन सबों का मकसद होता है आम पब्लिक को सुविधा उपलब्ध कराना। इसके लिए उसे विभिन्न तरह की संस्थाओं की आवश्यकता होती है, तभी कोई भी गतिविधि सरकार चला सकती है और आम पब्लिक को
लाभ पहुंचा सकती है। अगर इस पर कोई विवाद होता है तो उस पर फैसले लिए जाते हैं, उसका निराकरण किया जाता है और ये काम अनवरत चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। सरकार बदल जाती है, 5 साल के बाद बदल सकती है, पब्लिक वोट दे दे तो, लेकिन सरकारी योजनाएं रुकती नहीं है। तो ये योजना नहीं रुके, इसके लिए तो संस्था का होना जरूरी है। और हम जानते हैं कि यहाँ जो है कार्यपालिका काम करती है, तो सरकार के रूप में कार्यपालिका भले बदल जाए, लेकिन अधिकारी के रूप में, नौकरशाह के रूप में जो कर्मचारी होते हैं वे अस्थायी कार्यपालिका के रूप में जाने जाते हैं और वे बदलते नहीं हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आम नागरिकों को किसी भी तरह की सुरक्षा सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या कुछ भी हो, तो यह सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का काम होता है। इसके लिए क्या करती है सरकार को? पहले तो टैक्स लेना पड़ता है सभी लोगों से, कर चुक के लिए, और वही कर फिर विभिन्न माध्यमों से आम जनता के हित में, देश के हित में खर्च करती है। तो इसके लिए उन्हें संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आप देख सकते हैं सेना होती है, पुलिस होती है, या अनेकों संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं आप देखते हैं जो कि जनहित में काम करती रहती है। आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं यदि ये संस्था नहीं रहेगी तो फिर सुचारू रूप से गतिविधि नहीं हो पाएगी। सरकार 5 साल के बाद बदल सकती थी, लोग उसे बहुमत नहीं देते, लेकिन अस्थायी कार्यपालिका के रूप में अधिकारी कर्मचारी बने रहते हैं और वे जनता के हित में काम करते रहते हैं। यहाँ पर हम यह भी देख लें कि लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि संस्थाएं सही तरीके से काम करती रहे, ये संस्थाएं अच्छी तरीके से काम करे। इसके लिए संविधान में प्रत्येक पदधारी के प्रत्येक स्तर पर एक कार्य के बारे में जो है ब्यौरा दिया गया है, उसका बुनियादी नियम जो क्या होना चाहिए यह बना दिया गया है, ताकि किसी तरह का हस्तक्षेप न हो किसी एक काम में और हर एक काम सुचारू रूप से चलता रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो ऐसी संस्थाएं के रूप में होती है जो कि देश के स्तर पर जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने होते हैं वे लेते हैं। वहीं मंत्रियों द्वारा लिए गए जो फैसले होते हैं उसके लागू करने के लिए कर्मचारियों की फौज होती है, अधिकारी होते हैं, वो लागू करवाते हैं। और यह भी देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के रूप में वो संस्था होती है जहां नागरिक और सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो वह सुलझाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो है किस तरह संस्थाएं काम करती है और संस्थाओं का होना जरूरी है। तो संस्थाओं के साथ काम करना, सामंजस्य बनाना आसान भी नहीं होता है। इसके लिए कायदे कानून की व्यवस्था करनी पड़ती है और नेताओं के हाथ कभी कभी लगते हैं कि बंध सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां होती है, कुछ रूटीन काम है कि होते रहना जरूरी है। और इस कारण क्या होता है कभी कभी काम में लगता है कि देरी हो रही है, परेशानी हो रही है, और इसमें आम लोगों को भी लगता है कि जो है इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए। और कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि एक ही व्यक्ति फैसले सारे ले लें तो वह बेहतर होगा। कायदे कानून से नियम की क्या जरूरत है कि फैसले में लेने में देरी होती है, लेकिन यह सही चीज नहीं है। यह लोकतंत्र की बुनियादी मान्यताओं के खिलाफ है। संस्थाओं के कामकाज के तरीके में जो परेशानी भले लग जाए, कुछ समय लग जाती है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई गलत फैसले नहीं ले लिए जाए, इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। और देरी अगर होता है या लोकतांत्रिक स्वरूप होता है तो राय विचार मशविरा लेकर एक अच्छा निर्णय लिया जाता है। और कोई संस्था है यदि कोई गलत फैसला ले ले तो फिर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर अधिक जोर देती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं संसद को। तो जैसा कि हमने देखा मंडल आयोग की रिपोर्ट जब सरकार ने लागू करने की बात की और जब उसका लेटर निकाला तो वहां पर कहीं ऐसा नहीं लगता कि यह फैसला संसद में किया गया है। ऐसा लगता है कि संसद की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। संसद का जिक्र
उसमें नहीं था। लेकिन आप याद करें कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर उसी संसद में चर्चा हुई थी, राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था। ऐसा लगता है कि संसद ने सीधे तौर पर यह रिपोर्ट नहीं बनाया, लेकिन आप यह जान लें उस पर संसद में चर्चा हुई और सरकार को उसके बाद ही मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का दबाव पड़ा सरकार के ऊपर, और सरकार तब भी इसे लागू नहीं कर सकती यदि संसद इस फैसले को स्वीकृति नहीं देती। सरकार संसद के अनुमति के बिना कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि संसद के बिना सरकार क्यों नहीं कोई कदम उठा सकती है। और आप ये जान लें कि कैबिनेट यदि कोई फैसला भी ले लेती है, सरकार का मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मंत्रियों की टीम यदि कोई फैसला भी ले लेती है और यदि उसे संसद ने मंजूरी नहीं देती है, तो फिर वह कानून का रूप नहीं ले पाता है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? तो आप जानते हैं कि हम वोट देते हैं तो एमपी का चयन होता है। एमपी जब अपने प्रतिनिधि के रूप में पूरे देश भर में संसद के सदस्यों की संख्या 545 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या, और वे जब जहां प्रतिनिधि जीत जाते हैं वो दिल्ली जाते हैं और सभी एक जगह बैठते हैं और एक जगह जहां बैठते हैं कानून का निर्माण करते हैं, सलाह मशविरा करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग संसद। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, और वहीं राज्य स्तर पर हर एक राज्य में राज्य स्तर पर जो एमएलए का नाम आप सुने होंगे तो उनका प्रतिनिधित्व होता है और वे राज्य में जाते हैं और उसको वहां कहते हैं विधानसभा। कहीं कहीं किसी किसी विधानसभा में अलग अलग नाम भी रख दिया गया है, अपने अपने राज्य अपना अपना अनुकूल, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको कहते हैं संसद। यहां पर आप एक बात और समझ लें कि जिसे हम लोग संसद कहते हैं उसे अमेरिका में क्या कहते हैं? उसे अमेरिका में कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी है अपने देश में, लेकिन अमेरिका में कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि संसद को ही वहां कांग्रेस कहते हैं। अच्छा, लोकतंत्र में कहीं भी होगी तो वहां निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उनकी एक सभा होती है और वे कोई निर्णय लेते हैं तो आम जनता की ओर से जो उसे राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं उस हैसियत से वे वहां निर्णय लेते हैं। संसद का मुख्य कार्य क्या है? तो हम कह सकते हैं कि संसद का मुख्य काम है कानून बनाना, और कोई विधि जब कानून का रूप लेती है तो तभी वह आम जनता के हित में प्रयोग किया जाता है। और जो संसद होते हैं उनकी सभा को विधायिका भी कहते हैं, क्योंकि वे कानून का निर्माण करते हैं, व्यवस्थापिका कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। और दुनिया भर की संसदें किसी भी देश में हो तो वे अपने देश में अपने अनुकूल नए नए कानून बनाती है, या कोई कानून है तो उसमें संशोधन कर सकती है, या उस कानून को हटाकर नया कानून लाती है। और कोई भी सरकार हो दुनिया में तो संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करती है और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। और भारत जैसे देश में देखें तो सरकार पर संसद का सीधा नियंत्रण होता है। यदि वहां विश्वास मत सरकार को नहीं रहेगा तो सरकार को हटना पड़ जाएगा। संसदीय शासन पद्धति में संसद की सर्वोच्चता होती है। अब और यदि संसद के कार्य को देखें कि संसद की आवश्यकता क्यों है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद यदि नहीं चाहेगी तो फिर वह कानून का रूप नहीं ले सकती है। और कोई भी देश हो, सरकार जब कुछ पैसे खर्च करती है सार्वजनिक रूप से तो उसे संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। और
किसी कोई ऐसा मामला हो, सार्वजनिक मामला हो, राष्ट्रीय स्तर पर का मामला हो, तो उस पर चर्चा और बहस के लिए हमारा जो संसद होता है वो एक सर्वोच्च संघ होता है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद के 2 सदन होते हैं। दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, समूह के यहाँ संसद के 2 सदन होते हैं। और संसद की भूमिका को कुछ कुछ अधिकार देकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले एक आम सदन होता है और एक दूसरा विशेष सदन। आम सदन को लोकसभा के रूप में जाना जाता है, प्रतिनिधि सदन के रूप में उसे जाने जाते हैं, उसे निम्न सदन भी कहते हैं, वहीं दूसरे को उच्च सदन कहते हैं। कहने को उच्च सदन का नाम दे दिया गया है, लेकिन यहां पर आप जान लें कि आम लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा कहने को निम्न है, राज्यसभा कहने को उच्च है। वास्तव में अधिकारों का यदि बंटवारा करें या अधिकारों का देखें किसको अधिक महत्व है, तो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि लोकसभा में जो सांसद होते हैं वे आम जनता का सीधे प्रतिनिधित्व करके जाते हैं, और जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका काम है विभिन्न राज्यों का हित, राज्य क्षेत्र का, संघ का, इकाई का, उसके हित की निगरानी करना है। और अपने देश में देखें तो यहाँ भी 2 सदन है। एक उच्च सदन, उसको राज्यसभा कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और दूसरा लोकसभा का है, उसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, निम्न सदन भी उसे कहते हैं। और यह भी जान लें, कोई भी कानून जब पास होता है तो दोनों सदनों से पास होता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लेकिन साथ साथ एक बात और जान लें, यदि संसद के कितने अंग हैं तो आपको 3 कहना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में पास हो जाए, फिर भी राष्ट्रपति का उस पर सहमति की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह कानून का रूप नहीं ले सकती है। संसद के फैसले के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। अब आपके लिए यहाँ पर हम कुछ प्रश्न रख रहे हैं, उम्मीद है आप इसे बनाएंगे। आप बताइए कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, लोकसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं, और लोकसभा के सदस्यों में कार्यकाल कितना होता है। और वहीं अगर राज्यसभा को देखा जाए तो आपसे एक प्रश्न है, आप बताइए कि क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा इसकी तुलना यदि करते हैं तो कहने को राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस, लेकिन वास्तविक रूप में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को ज्यादा पावर होता है। संविधान में यद्यपि राज्यसभा को कुछ ऐसे भी मामले हैं कभी कभी जो लगता है कि उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश मसलों पर ज्यादा अधिकार, सर्वोच्च अधिकार आपको लोकसभा के पास ही देखने को मिलते हैं। यहां पर हम अगर देखें कि कैसे, तो कोई भी कानून पारित कराते हैं उसे दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि दोनों सदन में कोई गतिरोध हो जाए तो वहां क्या होता है, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। दोनों साथ मिलते हैं, जब साथ मिलते हैं और वहां जब वोटिंग होगा तो लोकसभा में चूंकि सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए लोकसभा के जीतने की इनकी बात मानने की संभावना बढ़ जाती है। वित्त संबंधी मामला, यदि धन संबंधी कोई मामला है, धन विधेयक का कोई मामला है, तो वह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि वित्त है, पैसे का ही बात है, तो वह राज्यसभा अधिक से अधिक क्या कर सकती है, 14 दिन की देरी कर सकती है और उन्हें कुछ संशोधन के लिए कुछ सुझाव दे सकती है। अब यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि उनकी बात माने अथवा न माने। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है। एक साथ यदि हम कहें कि कोई सरकार होती है, उनका एक मंत्री परिषद होता है, और तो सरकार पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार पर नियंत्रण लोकसभा का होता है, क्योंकि सारे मंत्री लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के कुछ सदस्य यद्यपि की हो सकते हैं, लेकिन संसद में, लोकसभा में जिसका बहुमत होगा सरकार उन्हीं की बनती है। तो जाहिर है कि लोकसभा उन सदन जो है उन पर नियंत्रण रखती है। और यदि यह भी जान लें, मंत्री परिषद का विश्वास
नहीं है संसद को आधा से ज्यादा सदस्य यदि सरकार के पक्ष में नहीं है तो फिर सरकार को हटना पड़ता है, भंग हो जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सरकार पर नियंत्रण से संबंधित, उसके निर्माण से संबंधित कोई विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। दोनों सदनों के अपने अपने विशेष अधिकार होते हैं। आप जान लें कि जहां लोकसभा के सारे सदस्य बैठते हैं वहां एक अध्यक्ष होते हैं और वे न्यूट्रल रूप से पक्ष हो अथवा विपक्ष हो सबों के लिए अध्यक्षता करते हैं और उनकी भूमिका तटस्थता की होती है। वो किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं रह जाते हैं, वो किसी के फेवर में वोट नहीं करते हैं। यदि कभी विशेष परिस्थिति हो जाए किसी मुद्दे को लेकर वोट समान अनुपात में पड़े तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और वे वोटिंग वहां पर फिर करते हैं। उसी तरह लोकसभा में एक विपक्ष भी होते हैं, जो विपक्ष के अध्यक्ष होते हैं, जिसको विपक्ष का दर्जा मिला होता है, उसे मंत्री स्तरीय सुविधा भी दी जाती है और विपक्ष का काम होता है संसद पर, सरकार पर उसकी आलोचना करना, उसको जो मीन मेख निकालना और सही सुझाव देना। कहीं सरकार गलत रास्ते भटक रही है तो उसको वहां पर रोकना। आप देखते होंगे हल्ला हंगामा दोनों पक्ष द्वारा सदन में होते रहता है, तो विपक्ष चाहता है कि हमारा भी बात सरकार माने। आप यह भी जान लें, देश हित में देश में जितने कानून बनाए जाते हैं उसमें संसद में चर्चा होती है और संसद का सत्र चलता है और यह बहुत ही जरूरी होता है संसद का सत्र चलना। क्यों? क्योंकि वहां कानून का निर्माण होता है, उस पर बहस विमर्श होता है और सार्थक रूप से कुछ विमर्श होने के बाद सही निर्णय लिए जाते हैं। और सरकार क्या कर रही है, सरकार को अपनी नीति वहां बतानी पड़ती है। कोई मसला हो तो सब विपक्ष उस पर बात उठाता है, प्रश्न उठाता है और सरकार को वहां पर जवाब देना पड़ता है। सरकार को लगता है कि नहीं हम यदि गलत काम करेंगे तो यहाँ पर हंगामा होगा, हल्ला होगा, इसलिए सरकार भी चाहती है कि हम ऐसा कोई बयान न दे, कोई काम न करें जिस पर कि सदन में गतिरोध उत्पन्न हो और विपक्षी अपनी बात मनवाते हैं। यहाँ पर एक दिन का लोकसभा में एक दिन का क्रियाकलाप का जिक्र किया गया है। 7 दिसंबर 2004 का जिक्र है कि वहां उस दिन क्या घटित होता है। तो 7 दिसंबर 2004 की बात है, 11 बजता है, सुबह के 11 बजे है और विभिन्न मंत्रियों ने सदस्य द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि सरकार से पूछना होता है, तो पहले प्रश्न दे दिए जाते हैं और सरकार फिर उस पर जवाब देती है। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न थे। कुछ प्रश्न जैसे थे, कश्मीर में आतंकवादी समूह से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है, जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। तो इस तरह की बातें क्वेश्चन लोग पूछते हैं, वहां लोग नहीं जो सांसद होते हैं, और सरकार को वहां पर जवाब देना पड़ता है। उसके मंत्रालय विमर्श करके सूचना इकट्ठा करके फिर जवाब देते हैं। फिर वहां पर दिया गया कि 12 बजता है, 12 के सुबह जब बजाते हैं तो फिर वहां फिर चर्चा के लिए कुछ दस्तावेज पेश किए जाते हैं और उसमें जैसे कि मुख्य बिंदु थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्त के क्या क्या नियम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम के लेखा जोखा जो होता है वो वहां प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद 12:02 में क्या होता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान देते हैं। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताते हैं कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। वहीं उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को अध्यादेश की लाने की जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद समय हो जाता है 12:14। कुछ सदस्यों ने फिर मुद्दा उठाया जिसमें प्रमुख रूप से मामले आए तहलका के मामले। तहलका उस समय एक कांड हुआ था, 2004 की घटना है। कुछ भ्रष्टाचार संबंधी उसमें जो है कुछ लोगों के नाम आ रहे थे कि उन लोगों ने रिश्वतखोरी का काम किया है। तो तहलका.com था और खैर वहां पे अभी हम नहीं जाते हैं। तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में जो है सीबीआई का प्रतिशोधात्मक रवैया दिखता है। संविधान में
एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? आंध्र प्रदेश के किसान और कृषि मजदूरों के बीमा नीतियों के नवीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इन सब बातों की चर्चा होते होते फिर बच जाता है 2:26 पे फिर बात होती है। सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयक पर विचार करके उसे पारित किया गया वहां पर। और 2 विधेयक कौन थे? तो प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक और प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून प्रत्यावर्तन संशोधन विधेयक। फिर समय हो जाता है 4 अपराह्न के 4 बज जाते हैं और आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। सांसदों ने इसमें भाग लिया और फिर संध्या के 7:17 पर सत्र की समाप्ति होती है। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि संसद में चर्चा होती है और यह चर्चा बहुत ही जरूरी है राष्ट्रहित में कोई कानून के निर्माण के लिए। यहाँ पर अब हम देखते हैं राजनीतिक कार्यपालिका को। आपने देखा कि आरक्षण संबंधी जो लेटर निर्गत हुआ था उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर थे, पर क्या ये उनके आदेश मात्र ही थे? नहीं, बल्कि उनके पीछे उनका आधार यह था कि सरकारी स्तर पर नीतिगत फैसले लिए गए थे। और यह नीतिगत फैसला लेने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो प्रधानमंत्री की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल कैबिनेट चाहकर भी ये फैसले नहीं ले सकते हैं यदि उसका समर्थन लोकसभा नहीं करे। कोई भी कानून पास कराने के लिए लोकसभा में उसका समर्थन होना आवश्यक है, अन्यथा संसद की मर्जी के खिलाफ सरकार कोई फैसले नहीं ले सकती है। सरकारी स्तर पर ऐसे फैसले लिए जाते हैं, ऐसे संसद ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल करती है और संसद के अधिकारों का क्रियान्वयन अपने देश में कार्यपालिका करती है। सरकार की विधायिका कानून बना देती है और उसे कार्य रूप देने का काम सरकार करती है। जब हम सरकार की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो सरकार है, जो कार्यपालिका है। हम जानते हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका 3 चीज होती है। कानून का निर्माण करना विधायिका के हाथ में है, संसद के हाथ में है। कानून को लागू करना कार्यपालिका के हाथ में है। और कोई कानून संबंधी कोई विवाद हो जाए या वह न्याय संगत है या नहीं है, इसकी जब रक्षा की बात होगी, इसका जब विवेचना की बात होगा तो यह देखना न्यायपालिका का काम है कि वह कानून सही है अथवा गलत। अब हम यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। लोकतांत्रिक देशों में 2 तरह की कार्यपालिका होते हैं। एक जो निर्वाचित होते हैं, जिसे हम लोग वोट देते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वे राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हम जानते हैं उन्हें। और एक होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। आप देखते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है और उसके कामों को लागू करने के लिए नौकरशाह की एक बहुत बड़ी फौज होती है, लोक सेवक कहलाते हैं वे। और वे सिविल सर्वेंट या नौकरशाह सरकार के बदल जाने के बाद भी नहीं बदलते हैं, वे अस्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं। हम देखते हैं कि कार्यपालिका का यहाँ 2 रूप होता है, एक अस्थायी और एक अस्थायी। अधिकारी काम करते हैं तो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन ही काम करते हैं और रोजमर्रा का जो प्रशासन चलता है, इनकी सहायता से ही सरकार काम चलाती है, अपना निर्णय लागू करवाती है, क्रियान्वित करवाती है। कोई कार्यालय का ज्ञापन हो या गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका हो, यहाँ पर इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जो सरकारी होते हैं, जो चुने जाते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, वे राजनीतिक कार्यपालिका, उनको अधिक पावर होता है, अधिक शक्ति होती है बनिस्बत
जो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, आप देख सकते हैं जो अस्थायी कार्यपालिका के रूप में होते हैं, नौकरशाह होते हैं, वे अधिक पढ़े लिखे होते हैं। और जो मंत्रालय में काम करते हैं, जो मंत्री होते हैं, उन्हें कम ज्ञान होता है। तो वहां जो मंत्रालय में जो काम करते हैं वे पढ़े लिखे होते हैं, सचिव स्तर के होते हैं, और वे उनको सलाह देते हैं तकनीकी रूप से कि ये काम करना चाहिए, और यदि वे कुछ निर्णय लेते हैं तो इसके माध्यम से ही अमल में लाया जाता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, रक्षा हो, उद्योग हो, स्वास्थ्य हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, खाद्यान्न हो, कुछ भी हो, कोई भी मंत्रालय हो, वहां पर नौकरशाह की जरूरत पड़ती ही है। और लेकिन संबंधित विभाग में अंतिम निर्णय की लेने की शक्ति मंत्रियों की ही होती है। यहां पर आपको लगता होगा कि मंत्री जब कम पढ़े लिखे होते हैं तो उन्हें ज्यादा अधिकार क्यों दिए जाते हैं। तो यह समझ लें कि यह लोकतंत्र है, जनता का शासन है, और जनता जिन्हें पसंद करती है उन्हें ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र में उन्हें ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। साथ ही अस्थायी कार्यपालिका के रूप में सिविल सर्वेंट की बहाली होती है, वे अपने काम, अपने नियम वहां पर फिर वे चलाते हैं। मंत्री लोगों द्वारा चुने जाते हैं और जनता की इच्छा के अनुसार वे काम करते हैं। अगर वे नियम नहीं बनाएंगे तो अगले चुनाव में फिर उनको वहां पर जवाब भी देना पड़ता है। यही कारण है कि मंत्री सारे फैसले करते हैं और अपने मंत्रालय से संबंधित जो कार्य होते हैं उसके उद्देश्य को तय करते हैं। मंत्री अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं और विशेषज्ञ अक्सर अलग अलग राय रखते हैं। उनमें से जो अधिक अच्छा बेहतर विकल्प उन्हें लगता है वे मंत्री के सामने लाए जाते हैं। मंत्री अपने उद्देश्य के मुताबिक, अपने नीति के मुताबिक, अपने जो उनका जो उद्देश्य होता है, जो मैनिफेस्टो होता है, उस अनुकूल वे आगे अपना निर्णय लेते हैं। जो विशेषज्ञ होते हैं वे मामले को भली भांति समझते हैं मंत्री की बनिस्बत, तो वे सबसे महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। विशेषज्ञ रास्ता भी बताते हैं कि ये काम करना चाहिए। व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही कोई मंजिल पा सकते हैं, आप यह बात को समझते हैं। और लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इस व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस देश में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति यदि कोई होता है, कोई महत्वपूर्ण पद है इस देश में, तो वह है प्रधानमंत्री का पद। यह एक ऐसी संस्था है जो वास्तविक अर्थों में देश हित में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं, सत्ता रखते हैं और उसे वैधता प्राप्त होती है। वहीं आप यह भी समझ लें कि प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली जो राजनीतिक दल होते हैं उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। वर्तमान में विगत कुछ सालों से ऐसी बातें हो रही है कि कोई एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहा है, तो वे गठबंधन करते हैं। 2 दल, 3 दल या 2 से अधिक दल, कई दल गठबंधन करते हैं, आपस में एक किसी न किसी बिंदु पर सहमति जताते हैं कि इस बिंदु पर हम लोग एक मत होकर काम करेंगे, और फिर उसके जो नेता बनते हैं, जो नेतृत्व होते हैं, तो वे फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। और लेकिन यहाँ पर जान लें कि लोकसभा में उसे बहुमत होना चाहिए, उसे विश्वास होना चाहिए, आधे से अधिक सदस्यों का उसे समर्थन हासिल होना चाहिए। और यह भी समझ लें कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है कि एक बार नियुक्त हो गए तो क्या साल रहेंगे। जब तक उसे संसद में विश्वास मत है तब तक रहेंगे, और अन्यथा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सब चीज सही तरीके से आता है तो प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर अगले चुनाव में वह पुनः
जीत जाते हैं, संसद में बहुमत हासिल कर लेते हैं, राजनीतिक दल उसे नेता मान लेते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में पेश करते हैं, तो वे फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य सारे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मंत्री उसी पार्टी से या उसी गठबंधन के होते हैं जिसे कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। कोई भी अन्य राजनीतिक दल के नेताओं को मंत्री नहीं बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, वे संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है किसी भी जो संसद के सदस्य नहीं होते उसे भी मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन उसके लिए प्रावधान है कि अगले 6 माह के अंदर उसे लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी न किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने देश में मंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन 6 माह के भीतर उनका चुना जाना, संसद का सदस्य होना जरूरी हो जाता है। यहां पर आप यह भी समझ लें कि मंत्री परिषद की जो संख्या होती है, जो मंत्रियों की संख्या होती है, वह लोकसभा के सदस्यों की जितनी कुल संख्या है उसका 15% ही हो सकता है। उसी तरह विधानसभा में है तो जितने विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उसका 15% ही लोग मंत्री बन सकते हैं। कुछ कुछ जगह अपवाद में है कि जहां कि कम विधानसभा का सदस्य है तो वहां अपवाद स्वरूप ज्यादा संख्या में 15% से अधिक मंत्रियों की तादाद हो जाती है। यहाँ पर हम यह समझ लें कि केंद्रीय स्तर पर मंत्री परिषद जो होते हैं उसमें कई स्तर के मंत्री होते हैं और उसमें 60 से 80 तक संख्या के रूप में मंत्री हो जाते हैं। यहाँ पर मंत्रियों का यदि वर्गीकरण करें तो सबसे प्रधानमंत्री के साथ जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के रूप में जाने जाते हैं और कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के मुख्य नेता के रूप में होते हैं और कोई भी निर्णय लेना होता है तो मुख्य लोग जल्दी निर्णय ले सकते हैं, ज्यादा लोग तुरंत निर्णय नहीं लेने सकने की स्थिति में होते हैं। तो इसीलिए कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है और कैबिनेट में 20 मंत्री होते हैं। इसके बाद यदि देखें तो कुछ मंत्री ऐसे भी बनाए जाते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये भी सुने होंगे। तो यह छोटे छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, अन्यथा ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। एक होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री अपने विभाग में कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। सारे मंत्रियों को नियमित रूप से मिलकर चर्चा करते हैं। यह व्यवहारिक नहीं हो पाता है, लेकिन जब कभी बैठक बुलाए जाते हैं तो फिर वहां पर सारे मंत्री बैठक में भाग लेते हैं और वैसे अधिकांश फैसले कैबिनेट की बैठक में ही ले लिए जाते हैं और फिर वह आगे कानून के रूप के लिए संबंधित मंत्रालय में भेजे जाते हैं। मंत्रियों की राय विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट के फैसले की जिम्मेवारी सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों की फैसले माने जाते हैं। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय के विभाग का हो, लेकिन कोई मंत्री सरकार के फैसले का खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं और वे नौकरशाह होते हैं, वे पढ़े लिखे पदाधिकारी होते हैं, वे कंपटीशन से जाते हैं और वहां पर फिर सिविल सर्वेंट के रूप में बनते हैं। और ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद करने के लिए कैबिनेट का सचिवालय होता है, उनमें कई वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करने की भी कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री के अधिकार की बात करें तो संविधान में प्रधानमंत्री के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार है, उसे सर्वाधिक अधिकार है। वह कैबिनेट के मंत्रियों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न विभाग में समन्वय बैठाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति हो जाए तो प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है।
वह विभिन्न विभागों के समन्वय की निगरानी करते हैं और सारे मंत्री उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री कौन से लोग, कौन से व्यक्ति किस मंत्रालय में मंत्री बनेंगे, इसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की होते हैं। वही तय करते हैं कि कौन से लोग कौन से मंत्रालय का काम संभालेंगे। कभी कभी किसी मंत्री को हटाकर दूसरे विभाग में दे दिया जाता है। तो यह काम प्रधानमंत्री का होता है। और साथ ही यह जान लें कि यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो यहां पर यह समझा जाएगा कि पूरा मंत्री ही बर्खास्त हो गया है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। या प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। और भारत में प्रभावशाली संस्था के रूप में यदि देखें तो कैबिनेट सबसे प्रभावशाली संस्था है, क्योंकि कैबिनेट के भीतर प्रधानमंत्री होते हैं जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। और भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य सब किसी भी संसदीय लोकतंत्र में देखें तो प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत होती है। संसद पर यद्यपि कि सरकार पर संसद नियंत्रण रखती है, लेकिन सरकार के रूप में प्रधानमंत्री के पास इतने सारे अधिकार होते हैं कि वे फिर अपने मनोनुकूल निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं सबों को संसद नियंत्रित करने का काम करती है, यह बात सही है। लेकिन यदि उन्हें बहुमत है लोकसभा में तो फिर यहां पर इनके अधिकारों में इजाफा हो जाता है, या यह अधिकार इन्हें स्वाभाविक रूप से मिला होता है। हम देखते हैं, यदि हम पूर्व की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में भी विशेष शक्ति प्राप्त थी। उनको वो अपने अधिकारों का भरपूर इस्तेमाल करते थे। उसी तरह यदि इंदिरा गांधी को देखें, कैबिनेट में उनके स्तर का कोई अन्य मंत्री नहीं था, उनको टक्कर देने की स्थिति में कोई नहीं थे। तो जाहिर है उनका व्यक्तित्व कैसा है प्रधानमंत्री का, इस पर भी निर्भर होता है कि वे फैसले किस रूप में ले लेते हैं। यदि यहाँ पर यह भी हम देखते हैं, यदि गठबंधन का प्रधानमंत्री है तो जाहिर है अन्य दलों का भी राजनीतिक दबाव रहता है उन पर कि मेरी बात नहीं मानिएगा तो हम फिर सत्ता से ही हाथ खींच लेंगे। तो यहाँ पर ऐसी भी स्थिति होती है। राष्ट्रपति को हम लोग देखते हैं तो सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं राष्ट्राध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो वहां हम राष्ट्रपति का नाम लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष नाम के प्रमुख रह जाते हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वास्तविक अर्थों में अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं और संवैधानिक दृष्टि से अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जो कि नाम मात्र के प्रधान होते हैं। सभी राजनीतिक संस्थाओं की निगरानी करना इनका काम होता है, सभी मिलजुल कर काम करें। यहाँ पर हम देख लें कि राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि संसद के सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे वोटिंग करते हैं। और साथ ही विधानसभा, जो हर एक राज्य में विधानसभा होती है, उनके सदस्य वोटिंग करते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति पद में भी वही जीतते हैं, चुने जाते हैं जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र में एक होता है, पूरे राष्ट्र का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति उसी तरह से प्रत्येक जनादेश का दावा नहीं कर सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रपति कहने के लिए तो वे कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, उसकी मुख्य भूमिका के रूप में होते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में ऐसी बातें नहीं होती है। राष्ट्रपति के मामले में यही बात लागू होती है। लगता है कि वे प्रमुख हैं। संविधान को यदि आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी गतिविधियां, कुछ भी होता है भारत सरकार के नाम से तो फिर वहां पर राष्ट्रपति की जिम्मेवारी होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। सारे कानून या नीतिगत फैसले उन्हीं के नाम से लागू होते हैं, जारी किए जाते हैं। और कोई भी प्रमुख नियुक्तियां होती है तो वे राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय
हो, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, या राज्यपाल हो, चुनाव आयुक्त हो, या कहीं कोई राजदूत हो किसी दूसरे देशों में नियुक्त करना, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। या कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति या अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते की कोई बात होती है तो वहां पर राष्ट्रपति की भूमिका हमें दिखती है। और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर यदि हम कहें तो वे भी सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति ही कहे जाते हैं। लेकिन यह जान लें कि राष्ट्रपति अपने समस्त अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। मंत्रिपरिषद जो कहेंगे वही काम उनको करना पड़ता है, उनकी सलाह से। कभी कभी राष्ट्रपति किसी चीज को, किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास लौटा सकते हैं कि आप इस पे सलाह कीजिए। और हालांकि अगर दोबारा देते हैं तो यहां पर राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए प्रधानमंत्री का कैबिनेट, उनका मंत्रिपरिषद बाध्य नहीं है। लेकिन कोई विधेयक राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, यह आप जान लें। राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन वहीं पर यदि दोबारा विधेयक संसद में पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर राष्ट्रपति के पास बाध्यता होती है कि उसे साइन करना ही पड़ता है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सारे काम जब मंत्रिपरिषद ही करते तो फिर राष्ट्रपति का क्या काम है। नहीं, राष्ट्रपति का काम है वे अपने विवेक से कभी कभी फैसले लेते हैं और स्वविवेक की शक्ति उन्हें है कई एक मसले पर। कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल करता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो वहां पर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, और किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हो तो फिर वे वहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे नेता को नियुक्त करते हैं जो उनकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। और ऐसे में जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री होते हैं उसे एक तय सीमा के भीतर बहुमत हासिल करने के लिए भी कहते हैं। सारे जगह ऐसी स्थिति होती है, अन्य सभी देशों में ऐसी बातें नहीं होती है। कुछ जगह राष्ट्रपति प्रणाली चलती है, जैसे अमेरिका में देखें तो वहां भारत की तरह राष्ट्रपति की स्थिति नहीं होती है, बल्कि औपचारिक शासनाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के पास ही सारे अधिकार होते हैं। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां राष्ट्रपति ही वास्तविक अर्थों में, जिस तरह यहाँ प्रधानमंत्री शासक होते हैं, उसी तरह वहां वास्तविक अर्थों में शक्ति उसमें निहित होती है और वे सरकार का मुखिया भी होते हैं। तो अमेरिका का उदाहरण हम देख सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति इसका एक उदाहरण है। उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, लोग उनको वोट देते हैं और यही फिर अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करते हुए राष्ट्रपति। कानून बनाने का काम विधायिका का है। वहां अमेरिका में जो हम पहले बताए यहाँ संसद कहते हैं, वहां उसे कांग्रेस कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो पावर, उसके रोकने की शक्ति रहता है कि वे उसे रोक सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली पद माना गया है, और राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस, जो वहां सदन है, पार्लियामेंट है, उसके बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं वे उसके प्रति उत्तरदायी है, जिसके कारण होता यह है कि उनका कार्यकाल एक निश्चित होता है और वे निश्चित कार्यकाल को पूरा करते हैं। 4 साल वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल है और उनकी पार्टी को कांग्रेस में यदि बहुमत न मिले तो भी वे आराम से अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। और इस अमेरिकी मॉडल को कई अन्य देशों ने भी अपनाया है और वहां राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, प्रमुख होती है, इसलिए उसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जाता है। और भारत में ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया गया है। यहाँ संसद सर्वोच्च होती है, प्रधानमंत्री वाली स्थिति होती है, और ब्रिटेन के मॉडल को भारत ने अपनाया है और जहाँ संसद सर्वोच्च होती है। यही कारण है कि ऐसे प्रणाली को संसदीय प्रणाली भी कहा जाता है। हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है। जिस तरह कानून बनाने का काम विधायिका का है, संसद का है, और कानून लागू करने का काम कार्यपालिका का है, उसी तरह स्वतंत्र और प्रभावशाली रूप में न्यायपालिका हमारे यहाँ है, जिसका काम है यह देखना कि
सभी कार्य सही रीति से हो रहे हैं। और विभिन्न स्तर पर यहाँ अदालतें आपको देखने को मिलती है। सामूहिक रूप से हम लोग इसे न्यायपालिका का नाम देते हैं। यहाँ न्यायपालिका की भी नियुक्ति अलग होती है। इसमें कार्यपालिका का अथवा व्यवस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। अमेरिका जैसे देशों में न्यायाधीशों के नियुक्ति के समय राजनीतिक विचार मायने रखने लगते हैं और उनकी नियुक्ति पर उनका दबाव रहता है, उनकी सहमति बनने लगती है। ऐसा कि आप यहाँ पर एक कार्टून में देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लिखा है वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, और इसमें कल्पना किया गया है कि आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, कोई पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं है, टाइपिंग करना सिर्फ आ जाए और बिना हिचकिचाए वह कह दे कि जितने लोगों से मिला हूं उसमें सबसे अधिक यह प्रतिभाशाली है। कहने का मतलब कि इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। न्यायपालिका का काम अलग है, उनकी नियुक्ति अलग नियम से होती है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है। स्वतंत्र रखा गया इसीलिए कि संविधान के अनुकूल काम हो, सरकार अपने मन मुताबिक संविधान की व्याख्या न करे, नया कानून जो मन सो नहीं बना दे। न्यायपालिका पूरे देश के लिए होती है, सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे देश में होती है, राज्य में होती है उच्च न्यायालय, और जिला न्यायालय होती है, स्थानीय स्तर के न्यायालय जिला स्तर पर होते हैं। और सारी न्यायालय की सारी व्यवस्थाएं एकीकृत रूप में अपने देश में है। और सर्वोच्च न्यायालय देश के समस्त न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। और न्यायालय का काम यदि हम देखें तो वे फैसले लेते हैं, किसी विवाद का समाधान करते हैं। यदि कोई फैसला, कोई विवाद देश के नागरिक और नागरिक के बीच में हो जाए तो इसका समाधान करते हैं। नागरिक और सरकार के बीच हो जाए तो फिर उनकी सुनवाई होती है। दो या दो से अधिक राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद हो जाए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उसका फैसला करती है। या केंद्र और सरकार के बीच कोई तरह की विवाद हो जाए तो फिर वहां पर न्यायालय जाते हैं। और न्यायालय में फौजदारी और दीवानी सभी मामलों में अपील करने की सर्वोच्च संस्था है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ भी सुनवाई करता है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश में काम नहीं करते हैं, सत्ताधारी पार्टी के मन मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं, वे संविधान के मुताबिक, नियम के मुताबिक उसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करते हैं। और व्यवहारिक तौर पर इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश को चुनते हैं। कार्यपालिका की दखल कम से कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वे ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होते हैं। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता है तो उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता, और उसको हटाना उतना ही मुश्किल है जितना कि राष्ट्रपति को हटाना मुश्किल है। उसको खिलाफ महाभियोग संसद में चलता है और ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती है। और भारतीय लोकतंत्र में तो ऐसी बातें नहीं हुई है कि राष्ट्रपति हो अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए। उसे हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी संसद में। और भारत की न्यायपालिका को देखें तो दुनिया की अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक गिनी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार होता है, और उसे यदि लगता है कि कोई कानून केंद्र हो अथवा राज्य स्तर पर कोई संविधान के खिलाफ बना है तो उनकी संवैधानिक वैधता की जांच करते हैं और उसे रद्द करने का भी अधिकार रखते हैं। न्यायिक समीक्षा करते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि संसद संविधान के किसी भी मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में भी क्षमता प्रदान करते हैं। आप के मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है तो आप न्यायपालिका का नाम देते हैं। नागरिकों को संविधान से मिले अधिकारों में यदि सरकार कटौती करती है तो फिर लोग अदालत तक जाते हैं। अदालत में जाने का अधिकार है। अदालत ने
समय समय पर ऐसे भी फैसले सुनाए हैं जो मानवाधिकार के हित में हैं और इनमें वृद्धि करते हैं। जनहित को कभी कोई नुकसान न हो, जनहित के हित में सरकार कानून बनाए, इस पर भी संज्ञान लेती है। और आपने जनहित याचिका का नाम सुना होगा। कोई भी व्यक्ति जनहित के मुद्दे पर याचिका दायर कर सकते हैं और अदालतें सरकार को निर्णय की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने का हस्तक्षेप कर सकती है। सरकारी अधिकारी यदि भ्रष्ट हो जाए तो वहां पर वो विराम लगाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और अब तक हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में कई एक फैसले आए हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी न्यायिक संस्था, न्यायालय स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, इस पर किसी का दबाव काम नहीं करता है। विद्यार्थियों, ये अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपकी समझ विकसित हुई होगी। आप इस अध्याय को, पाठ्य पुस्तक को पढ़ें। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही प्रश्न उत्तर का भी जवाब दें। और यदि कहीं पर प्रश्न का समाधान में आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। आपकी समस्याओं का हर संभव समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।